क्विन को देखा। उसके चेहरे पर एक बेहद गहरी और शातिर मुस्कान तैर गई। वाह क्विन, मैं सचमुच हैरान हूँ कि तुमने इतनी जल्दी इस बात का अंदाजा लगा लिया। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जब तुमने मुझसे हाथ मिलाया था तो कुछ भी ना होने पर तुम्हारे चेहरे का वो सन्नाटा सब कुछ बयां कर रहा था। क्विन ने सपाट लहजे में जवाब दिया। वार्डन ने मन ही मन सोचा कि यह लड़का सचमुच गजब का दिमाग रखता है, जो महज एक मामूली हैंडशेक से इतनी बड़ी सच्चाई तक पहुंच गया। वरना कोई भी आम इंसान यही सोचता कि वार्डन ने आइस एबिलिटी किसी महंगी बुक से सीखी है। कॉपी करने की यह अनोखी शक्ति बाजार में किसी भी एबिलिटी बुक के रूप में उपलब्ध नहीं थी, जिसका साफ मतलब था कि यह ताकत बाजारू नहीं थी। क्या तुम एक ओरिजिनल हो? क्विन ने अगला सवाल दागा। वार्डन ने सवाल का सीधे सीधे मुंह से कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बड़े ही शरारती अंदाज में क्विन की तरफ देखकर अपनी आंख मारी, विंक। उसकी इस चुप्पी ने क्विन के शक पर पूरी तरह से मुहर लगा दी थी। वार्डन सचमुच एक ओरिजिनल था, एक ऐसे रसूखदार और रहस्यमयी खानदान का वारिस जिसने अपनी जादुई ताकतों को कभी बाहरी दुनिया के साथ शेयर नहीं किया था। एक ऐसा योद्धा जो जरूरत पड़ने पर लेवल 8 की सीमाओं को भी लांघ सकता था। जैसे ही उस ग्रुप के सभी 5 छात्रों का टेस्ट पूरा हुआ, उस हुड वाले मिलिट्री मैन ने अपने दोनों हाथ दोबारा जमीन पर टिकाए। एक तेज बैंगनी रोशनी चमकी और पलक झपकते ही उन्होंने उस बंजर रेगिस्तान को पीछे छोड़ दिया। अगले ही सेकंड वे सभी मिलिट्री एकेडमी की मुख्य बिल्डिंग के सामने टेलीपोर्ट हो चुके थे, जहां उन्हें अगले 2 साल गुजारने थे। वो पूरी एकेडमी इतनी विशाल थी मानो किसी ने 3 बड़े आलीशान होटलों को आपस में जोड़कर एक कर दिया हो। वह पूरे शहर की सबसे ऊंची और भव्य इमारत थी। उस विशाल मुख्य इमारत के सामने इस वक्त कुल मिलाकर 10 अलग अलग मिलिट्री टीचर्स कड़क पोजीशन में मुस्तैद खड़े थे। उनके सामने स्टूडेंट्स के कई छोटे छोटे ग्रुप्स मौजूद थे, जो पहले ही अपना टेस्ट देकर आ चुके थे। सभी छात्रों को सख्त हिदायत दी गई थी कि जब तक मैदान पर मौजूद हर एक सिंगल कैंडिडेट का टेस्ट पूरा नहीं हो जाता, वे चुपचाप इन टीचर्स के साथ यहीं इंतजार करेंगे। हर कुछ मिनटों में हवा में एक बैंगनी रोशनी चमकती और 5 छात्रों का एक नया ग्रुप किसी न किसी टीचर के सामने आकर खड़ा हो जाता। आखिरकार जहां क्विन खड़ा था, वहां कुल मिलाकर 20 स्टूडेंट्स की एक पूरी क्लास जमा हो चुकी थी। ठीक है क्लास, अब आप सभी को मेरे पीछे आना होगा। मैं आपको इस पूरी एकेडमी का एक क्विक टूर देने जा रहा हूं। उनके ग्रुप के सामने खड़े टीचर ने बुलंद आवाज में निर्देश दिया। उस टीचर का नाम डेल था। पूरे स्कूल का चक्कर लगाते और अलग अलग जगहों के बारे में बताते वक्त उसके चेहरे से वो बड़ी सी मुस्कान एक पल के लिए भी गायब नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया की कोई भी चीज उसका मूड खराब नहीं कर सकती। आप सभी को इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की कोशिश करनी चाहिए, डेल ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार आज आपके साथ खड़े ये लोग ही अगले 2 साल तक आपके क्लासमेट्स होने वाले हैं। टीचर का आदेश मिलते ही पूरी क्लास में आपस में बातचीत और कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। लेकिन उस चहल पहल के बीच क्विन ने एक बेहद कड़वी और घिनौनी सच्चाई नोटिस की। जितने भी मिड लेवल 3 या 4 के स्टूडेंट्स थे, वे पूरी ताकत लगाकर हाई लेवल 5 वाले रसूखदार छात्रों के करीब जाने और उनसे दोस्ती गांठने की कोशिश कर रहे थे। वे उनके आगे पीछे दुम हिला रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जितने भी कमजोर और लो लेवल के छात्र थे, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था, मानो उनका कोई वजूद ही न हो। और उस पूरी 20 बच्चों की क्लास में सिर्फ 2 ही ऐसे अभागे थे जिनका पावर लेवल सिर्फ 1 था, क्विन और पीटर। बिना किसी के कहे वे दोनों अपने आप घिसटते हुए क्लास में सबसे पीछे ढकेल दिए गए थे। छोटा सा पीटर पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपना सिर बुरी तरह नीचे झुकाए फर्श को देखते हुए रेंग रहा था। इस सामाजिक बहिष्कार का पीटर के कोमल मन पर क्विन से कहीं ज्यादा गहरा और जानलेवा असर पड़ा था। हालांकि क्विन के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वो पहले से जानता था कि यहाँ भी यही नर्क होने वाला है। लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी जोरदार और जिंदा दिल आवाज सबसे पीछे गूंज उठी, जिसने क्विन का नाम पुकारा। अरे तो तुम यहाँ छुपे हुए हो। वार्डन तेजी से उनके पास आया और क्विन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई आगे तो सारे लोग पागलों की तरह मेरे ऊपर ही टूटे पड़ रहे थे। फिर मैंने अचानक अपने राइट साइड देखा और तुम गायब थे। चलो अब हम सब साथ मिलकर पूरा स्कूल देखेंगे। क्विन ने सचमुच सोचा कि वार्डन इस पूरी मिलिट्री एकेडमी का सबसे अजीब और अनोखा प्राणी था, लेकिन इस वक्त उसका यह पागलपन क्विन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। तभी वार्डन की नजर पास ही अकेले खड़े मायूस पीटर पर पड़ी। हे तुम, हाँ भाई तुम भी अकेले क्यों खड़े हो? चलो हमारे साथ आओ। ये देवदास जैसा चेहरा बनाना बंद करो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। वार्डन ने चहकते हुए पीटर को आवाज दी। पीटर ने हैरान होकर अपनी आंखें उठाई और अविश्वास के साथ अपनी ही छाती पर उंगली टिकाकर पूछा, क्या क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? उसे यकीन नहीं था कि कोई लेवल 5 का एलीट उससे बात करेगा। अरे तो यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन सा देवदास खड़ा है भाई? वार्डन ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर पीटर को भी अपने साथ लाइन में खींच लिया। अब वे तीनों क्लास के सबसे पिछले हिस्से में एक साथ चल रहे थे, जबकि आगे खड़ा टीचर डेल लगातार एकेडमी के अलग अलग ब्लॉक्स का टूर करवा रहा था। उन्हें स्कूल का एक विशाल बैटल अरीना दिखाया गया, जहां ठीक उसी तरह की एडवांस टेस्टिंग मशीनें और ड्रम्स लगे हुए थे जैसे उन्होंने बंजर रेगिस्तान में देखे थे। साथ ही वहां मुकाबले के लिए कई चौकोर फाइटिंग प्लेटफॉर्म्स बने थे। इसके बाद उन्हें उनके होम रूम क्लासेस, ट्रेनिंग हॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अत्याधुनिक लैब्स दिखाई गई। डेल हर एक एरिया के सामने रुककर उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा था। क्विन को इस पूरे स्कूल टूर की किसी भी चीज में रत्ती भर की भी दिलचस्पी नहीं थी। वह पूरी तरह बोर हो चुका था। लेकिन तभी वे सब चलते चलते स्कूल की विशाल लाइब्रेरी के सामने आकर रुके। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ये लाइब्रेरी कुल 3 मंजिलों में बंटी हुई है। डेल ने चश्मे को ठीक करते हुए समझाना शुरू किया। फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट सिर्फ पहली मंजिल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे तब आपके लिए दूसरी मंजिल के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। और जहां तक बात इस आखिरी तीसरी मंजिल की है, तो वहां सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स और स्टाफ को ही जाने की इजाजत है। लाइब्रेरी का नाम सुनते ही पहली बार क्विन की आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। उसे इस जगह में गहरी दिलचस्पी थी, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ ऐसी कई गुप्त किताबें होंगी जो बाहरी दुनिया के आम नागरिकों के लिए पूरी तरह बैन थी। हो सकता था कि इस गुप्त लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर उसे अपने इस अजीबोगरीब वैम्पायर सिस्टम की शक्तियों या इतिहास से जुड़ी कोई न कोई गुप्त जानकारी मिल जाए। उसने मन ही मन वहां वापस आने का प्लान बना लिया। आखिरकार पूरा स्कूल टूर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, जब टीचर डेल ने क्लास को ले जाकर स्कूल के स्टूडेंट डॉर्म्स यानी हॉस्टल की मुख्य बिल्डिंग के बाहर खड़ा किया। तो यही वो जगह है जहां आप सभी को अगले 2 साल तक एक साथ रहना है, डेल ने ताली बजाते हुए कहा। एक बार जब आप अपना सामान अपने कमरों में रख दें तो आप पूरे कैंपस में कहीं भी घूमने के लिए आजाद हैं। आज कोई क्लासेस नहीं होंगी। डेल ने एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को उनके कमरों के नंबर्स लिखी हुई पर्चियां बांटनी शुरू कर दी। क्विन को भी उसकी पर्ची मिल गई और जैसे ही उसने नंबर देखा तभी साइड से वार्डन उसकी तरफ लपका। हे क्विन, तुम्हें कौन सा रूम नंबर मिला है भाई? वार्डन ने अपनी वही चिर परिचित उत्सुकता के साथ पूछा। मुझे रूम नंबर 23 मिला है, क्विन ने पर्ची को देखते हुए जवाब दिया। यह सुनते ही वार्डन खुशी के मारे हवा में उछल पड़ा। अरे भाई तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे भी बिल्कुल यही सेम रूम नंबर मिला है भाई साहब। इसे ही कहते हैं साक्षात कुदरत का करिश्मा। किस्मत खुद हमें एक साथ ला रही है। हाँ शायद किस्मत ही है, क्विन ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि वार्डन जैसे खतरनाक ओरिजिनल के साथ एक ही कमरे में रहने का मतलब था हर पल खतरों से खेलना। उसी वक्त डॉर्म्स के उसी लंबे गलियारे के दूसरे छोर पर 2 अनजान स्टूडेंट्स आपस में बेहद गंभीर और हैरान करने वाली बातचीत कर रहे थे। अरे भाई तेरे चेहरे का ये क्या हाल हो गया है? तुझे किसने मारा? उस दोस्त ने हैरान होकर उसके जख्म को देखते हुए पूछा। मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं बस अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक एक लड़का हवा से प्रकट हुआ। उसने बिना एक शब्द बोले सीधे मेरे मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ा और जबरदस्ती मेरा रूम नंबर छीन कर अपनी पर्ची मुझे थमा दी।
यह सुनते ही उसका दोस्त गुस्से से लाल हो गया। धत तेरी की, इतनी हिम्मत किसकी हो गई? चल मेरे साथ, हम अभी चलकर उस साले से अपना रूम नंबर वापस छीनते हैं। नहीं भाई, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। उस जख्मी छात्र ने घबराकर अपने दोस्त का हाथ पकड़कर रोक लिया। जब वो जा रहा था तो मैंने गलती से उसकी कलाई पर बंधी घड़ी देख ली थी। उस पर साफ शब्दों में एक बड़ा सा नंबर 5 चमक रहा था। वो एक गॉड टियर एलीट है, हमारा चुप रहना ही बेहतर है। अपना सामान अच्छे से सहेजने और अनपैक करने के बाद क्विन पूरे दिन के लिए एकदम फ्री था। अभी दोपहर ही हुई थी, इसलिए उसके पास मिलिट्री एकेडमी के कैंपस को खंगालने और अपने जरूरी काम निपटाने के लिए काफी वक्त बचा था। क्विन को अपना कमरा 2 अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना पड़ा था और उसके लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वह उन दोनों को ही पहले से जानता था। एक था वार्डन और दूसरा था पीटर। कमरे में उन 3 सिंगल बेड्स के अलावा और कोई खास फर्नीचर नहीं था। पूरा कमरा एकदम खाली और अनुशासित लग रहा था। मिलिट्री से यह साफ संदेश था कि छात्रों को अपना पूरा वक्त सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग में बिताना है। ऐशो आराम के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। तो भाइयों, फिर अब तुम दोनों का क्या प्लान है? हम क्या करने वाले हैं? वार्डन ने अपने बेड से उठकर बड़े ही उत्साह के साथ पूछा। मैं अभी भी अपना सामान सेट कर रहा हूँ, तुम दोनों को मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जो करना चाहते हो करो, पीटर ने अपने ट्रंक से कपड़े निकालते हुए धीमे से जवाब दिया। पीटर अब उन दोनों के सामने थोड़ा बहुत खुलने लगा था। शुरुआत में वो पूरी तरह सहमा हुआ था और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, खासकर क्विन के आसपास। मेरा विचार लाइब्रेरी जाने का है, क्विन ने अपने जूते पहनते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो जगह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग साबित होगी वार्डन। बोरिंग? भाई, मैं किसी भी उबाऊ चीज को मजेदार बना सकता हूँ। वैसे भी मैंने न जाने कब से कोई किताब नहीं पढ़ी है। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने कब पढ़ाई की थी, वार्डन ने हंसते हुए कहा। उनका ये छोटा सा कमरा खिलखिलाहट से गूंज उठा। इसके बाद वार्डन और क्विन ने साथ में लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ा दिया। जब वे वहां पहुंचे तो पहली मंजिल पर पहले से ही छात्रों की भारी भीड़ जमा थी। क्विन ने चलते चलते नोटिस किया कि हर एक गोल टेबल के ठीक सेंटर में एक अजीब सी चमकदार गेंद और भी रखी हुई थी, जिसके चारों तरफ छात्र बैठकर बातें कर रहे थे। तुम जरूर सोच रहे होगे कि टेबल के बीच में वो चमकती हुई खोपड़ी जैसी ऑर्ब क्या है, राइट? वार्डन ने क्विन के चेहरे के भाव ताड़ते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों में ये एडवांस गैजेट्स नहीं होते। जब तुम उस ऑर्ब को छूते हो तो वह टेबल के चारों तरफ एक सील्ड साउंड बैरियर यानी एक निजी स्पेस बना देती है। उस दायरे में सिर्फ उन्हीं लोगों की आवाज सुनाई देगी जिन्हें तुमने इनवाइट किया है। इस तरह छात्र बिना किसी को डिस्टर्ब किए जितनी चाहे उतनी बातें और डिस्कशन कर सकते हैं, वार्डन ने समझाया। टेक्नोलॉजी ने सचमुच एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है, क्विन ने गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया। क्विन और वार्डन ने एक ऐसी टेबल चुनी जिसके दूसरी तरफ पहले से ही 2 छात्र बैठकर आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। जैसा कि वार्डन ने बताया था, क्विन साफ देख सकता था कि उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला एक भी शब्द इस तरफ सुनाई नहीं दे रहा था। उस जादुई ऑर्ब की रेंज सिर्फ उस टेबल की सरहद तक ही सीमित थी। जैसे ही आप टेबल से दूर जाते, आपकी आवाज फिर से नॉर्मल हो जाती। क्विन तुरंत अपनी सीट से उठा और लाइब्रेरी की अलमारियों के बीच चक्कर काटने लगा। उसने जादुई शक्तियों एबिलिटीज से जुड़ी जितनी भी किताबें मिल सकती थीं, उन सबका एक बड़ा सा ढेर इकट्ठा कर लिया। उन किताबों में इस दुनिया में पाई जाने वाली तमाम तरह की दुर्लभ और सामान्य शक्तियों का पूरा ब्यौरा दर्ज था। दूसरी तरफ वार्डन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस टाइम पास के लिए एक रैंडम फिक्शन नॉवेल उठा लिया था। वे दोनों अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और क्विन पागलों की तरह एक एक करके पन्ने पलटने लगा। लेकिन कई किताबें खंगालने के बाद भी उसके हाथ सिर्फ भारी निराशा ही लगी। उसे कुछ भी नया नहीं मिला। उन किताबों में लिखी ज्यादातर एबिलिटीज के बारे में वो इंटरनेट पर पहले ही पढ़ चुका था, लेकिन पूरी लाइब्रेरी में एक भी ऐसी लाइन नहीं थी जो क्विन के इस अनोखे सिस्टम जैसी ताकत का जिक्र करती हो। वार्डन शुरू से ही अपनी किताब के पीछे से क्विन की हर एक हरकत पर पैनी नजर रख रहा था। उसने नोटिस किया कि क्विन किस तरह की रहस्यमयी किताबें छांट रहा था। क्या बात है क्विन, इतनी सारी किताबों का ढेर क्यों लगा रखा है भाई? क्या तुम किसी खास चीज या किसी गुप्त शक्ति के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? वार्डन ने पूछा। क्विन कुछ पल के लिए रुक गया और सोचने लगा कि उसे वार्डन को क्या जवाब देना चाहिए। माना कि वार्डन पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा ढीला था, लेकिन जहां तक बात जादुई शक्तियों के व्यावहारिक ज्ञान की थी, वो कमाल का एक्सपर्ट था। अपनी कॉपी करने की एबिलिटी की वजह से उसे दुनिया भर की ताकतों के बारे में गहरी जानकारी होनी ही थी। दरअसल मैं यह तय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कौन सी एबिलिटी सीखनी चाहिए, क्योंकि मैंने मिलिट्री का वो अर्थ बुक ऑफर ठुकरा दिया था ना। ओह हाँ, मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था। मुझे लगा कि तुम शायद उन कट्टर प्योर ग्रुप के मेंबर हो जो जादुई ताकतों से नफरत करते हैं। पर चलो, अच्छा है कि तुम बस सेना का कुत्ता नहीं बनना चाहते थे, वार्डन ने हंसते हुए जवाब दिया। वार्डन ने आगे पूछा, तो क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खास है? तुम किस तरह के एट्रीब्यूट की तलाश में हो? क्विन ने थोड़ा रुककर पासा फेंका। वैसा कुछ नहीं, बस मैं एक अजीब थ्योरी पढ़ रहा था। क्या तुमने कभी किसी ऐसी एबिलिटी के बारे में सुना है जो सूरज की धूप में बेहद कमजोर हो जाती है? ये सुनते ही वार्डन का मुंह खुला का खुला रह गया और वो अचानक पागलों की तरह जोर जोर से ठाके लगाकर हंसने लगा। उसकी हंसी से शांत लाइब्रेरी की टेबल गूंज उठी। क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो क्विन? मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी किसी बकवास शक्ति के बारे में नहीं सुना। एबिलिटीज वो चीजें हैं जिन्हें हमारा शरीर सालों की ट्रेनिंग से सीखता और विकसित करता है। हाँ, ये सच है कि कुछ लोगों की अपनी लिमिट्स होती हैं और वे बड़े मंत्र या हैवी स्पेल्स नहीं कास्ट कर पाते, लेकिन सूरज की धूप की वजह से किसी की ताकत आदि हो जाए, भाई सुनने में ऐसा लगता है जैसे तुम किसी पक्के वैम्पायर या चमगादड़ की बात कर रहे हो। वार्डन का ऐसा रिएक्शन देखकर क्विन को अंदर ही अंदर बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसे पहले से पता था कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस बात को सुनकर यही सोचेगा, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा कड़वा सच था। जब तक वो सीधे सूर्य की रोशनी के नीचे खड़ा रहेगा, उसके सारे बेसिक स्टैट्स और उसकी एचपी टूट कर आधी रह जाएगी। क्विन ने वार्डन को हंसते छोड़ दिया और वो दोबारा लाइब्रेरी के चक्कर काटने लगा कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। उसने पहली मंजिल के कोने कोने में रखी हर एक सिंगल एबिलिटी बुक को खंगाल डाला, लेकिन नतीजा फिर से शून्य रहा। हताश होकर उसने अपना सिर उठाया और ऊपर की दूसरी मंजिल की तरफ देखा, जहां सेकंड ईयर के सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। शायद उस ऊपरी मंजिल की गुप्त किताबों में मेरी इस रहस्यमयी शक्ति का कोई सुराग छुपा हो, लेकिन अगर मैंने नियमों को तोड़ा तो न जाने ये एकेडमी मेरे साथ क्या सुलूक करेगी। क्विन ने डरते हुए मन ही मन सोचा। क्विन भटकते भटकते लाइब्रेरी के सबसे पिछले और शांत कोने में जा पहुंचा। वो था फिक्शन सेक्शन यानी काल्पनिक उपन्यासों का इलाका। तभी अचानक उसकी नजरें अलमारी के एक खास कोने पर जाकर जम गईं। वहां रखे एक बेहद पुराने और मोटे नोवेल का टाइटल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द ट्रूथ अबाउट वैम्पायर्स का असली सच। क्विन ने कांपते हाथों से उस किताब को बाहर निकाला और उसे पलट कर देखने लगा। वैम्पायर्स यानी पिशाच सिर्फ परियों की कहानियों, पुरानी दंत कथाओं और मिथकों का हिस्सा थे। आज जब इंसानी सभ्यता के पास असली शक्तियां आ चुकी थीं, तब भी आज तक किसी ने वैम्पायर होने का दावा नहीं किया था। लेकिन इस बंजर मरुस्थल में तिनके का सहारा ही बहुत था। उसने बिना सोचे समझे अलमारी के सहारे खड़े होकर उस फिक्शन बुक के पन्नों को तेजी से पलटना और पढ़ना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ मिल जाए। लेकिन किताब को आधे से ज्यादा स्किम करने के बाद क्विन को लगा कि यह भी पूरी तरह से टाइम वेस्ट था। उसमें लिखी ज्यादातर बातें महज कोरी कल्पना और बकवास थीं, जो उसकी वर्तमान स्थिति से रत्ती भर भी मैच नहीं करती थीं। किताब के मुताबिक वैम्पायर्स को जिंदा रहने के लिए इंसानी खून पीना पड़ता था। वे खुद को चमगादड़ में बदल सकते थे और दूसरों पर भ्रम इल्यूजन्स का जाल बिछा सकते थे। साथ ही वे तलवारबाजी और हिप्नोसिस में माहिर होते थे। क्विन के पास इनमें से एक भी बकवास ताकत नहीं थी। पूरी किताब में सिर्फ एक ही ऐसी कॉमन बात थी जिससे क्विन खुद को रिलेट कर पा रहा था, और वो था सूरज की धूप में जाने पर शरीर का पूरी तरह कमजोर हो जाना। आखिर में क्विन ने तंग आकर किताब को जोर से बंद करने का फैसला किया।
उसे समझ आ गया था कि इस पहली मंजिल की कचरा किताबों से उसे अपने इस वैम्पायर सिस्टम का कोई असली जवाब नहीं मिलने वाला। लेकिन जैसे ही उस किताब के बंद होने की थप की आवाज गूंजी, जो मैन नैर मैनसान क्या हो टिंग डिंग स्टिंग, ठीक उसकी आंखों के सामने एक चिर परिचित चमचमाती हुई नीली डिजिटल नोटिफिकेशन स्क्रीन बिजली की कड़क के साथ प्रकट हो गई। बधाई हो, तुमने अपने गुप्त सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। क्विन उस चमकते हुए स्क्रीन मैसेज और अपनी बड़ी हुई EXP की संख्या को फटी आंखों से देखता ही रह गया। उसका दिल सीने को चीर कर बाहर आने को बेताब था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह सचमुच कोई मजाक नहीं है? उसने थरथराते हुए सोचा। क्विन काफी देर तक बिना पलक झपकाए उस नीली स्क्रीन को घूरता रहा और उसने उस मैसेज को बार बार पढ़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मुझे सचमुच उस काल्पनिक वैम्पायर नोवेल को पढ़ने से EXP मिली है? क्विन इस बात को तुरंत टेस्ट करना चाहता था। उसने अपनी इस थ्योरी को परखने के लिए फौरन अलमारी से ड्रैगन्स पर आधारित एक दूसरी फंतासी कहानी उठाई जिसका टाइटल था रीइंकार्नेटेड इनटू अ ह्यूमन। उसने पहले की तरह ही तेजी से उसके पन्ने पलटे और मुख्य हिस्सों को पढ़ा, लेकिन जब उसने कड़ाक से किताब बंद की तो वहां कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जाहिर है इसकी पूरी उम्मीद थी। फिर वो एक और चीज टेस्ट करना चाहता था। उसने अलमारी से वैम्पायर्स के बारे में लिखी एक दूसरी फिक्शन बुक उठाई और उसके साथ भी वही किया। लेकिन जब उसने किताब बंद की तो इस बार भी सिस्टम शांत रहा। आखिरकार क्विन ने मन ही मन यह थ्योरी बनाई कि शायद अब तक जादुई शक्तियों एबिलिटीज के बारे में इतनी सारी किताबें पढ़ने की वजह से सिस्टम ने उसे यह रिवॉर्ड दिया था। मुमकिन था कि सिस्टम ने बस थोड़ा लेट मैसेज भेजा हो। वो किसी भी हाल में इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था कि वैम्पायर्स वाली वो कहानी किसी भी तरह से उसके इस जादुई सिस्टम से जुड़ी थी। सच तो ये था कि वो इस भयानक सच्चाई से डर रहा था। जब क्विन लाइब्रेरी में अपनी जांच पड़ताल खत्म करके वापस टेबल की तरफ आया तो उसने नोटिस किया कि वार्डन वहां से गायब हो चुका था। पूरी टेबल खाली पड़ी थी। लगता है वो बोर हो गया होगा और कहीं बाहर चला गया। क्विन ने बुदबुदाते हुए खिड़की से बाहर देखा। बाहर अब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में एक खूबसूरत लाल नारंगी शाम घिराई थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि वो पिछले 6 घंटों से लगातार लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। वक्त पंख लगाकर उड़ गया था। तभी जैसे ही क्विन वहां से निकलने के लिए पलटा, उसकी आंखों के आगे एक नया सिस्टम मैसेज चमका। बधाई हो, तुम्हारा दैनिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। क्विन ने आखिरकार अपनी दूसरी डेली क्वेस्ट भी पूरी कर ली थी। स्कूल से बस का सफर करीब 2 घंटे का था और बाकी का वक्त कमरे और इस लाइब्रेरी के अंदर बिताने की वजह से उसने बिना किसी परेशानी के यह टास्क पूरा कर लिया। जब भी सिस्टम का यह अनाउंसमेंट आता और 100 के करीब नंबर बढ़ते देखते तो क्विन को अंदर से एक बेहद सुखद और सुकून भरा एहसास होता था। वो उस पल के लिए बेताब था जब उसकी EXP पूरी 100 हो जाएगी। उसका पक्का अंदाजा था कि इसके बाद उसका लेवल अप हो जाएगा। वैसे भी सिस्टम ने खुद साफ किया था कि जब तक वो कम से कम लेवल 10 पर नहीं पहुंच जाता वो उसका फीचर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस वक्त क्विन के मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश लेवल अप करने का कोई और तेजी से काम करने वाला शॉर्टकट मिल जाए। सिर्फ 2 डेली क्वेस्ट्स के भरोसे उसे लेवल 2 तक पहुंचने में भी कई दिन लग जाते। मगर फिलहाल वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही क्विन ने सीधा बैटल अरीना की तरफ जाने का फैसला किया, क्योंकि उसके दिमाग में एक थ्योरी थी जिसे वो टेस्ट करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के एक सुनसान गलियारे से गुजरा, उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े 2 लड़कों पर पड़ी। एक छात्र दूसरे कमजोर स्टूडेंट को जोर से दीवार पर धक्का देकर दबोचे हुए था। उस कमजोर लड़के के चेहरे पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले ही 2-3 थप्पड़ पड़ चुके हों। लो भाई, तो ये बकवास यहाँ भी शुरू हो गई, क्विन ने ठंडे स्वर में सोचा। क्विन ने चलते चलते उस दबंग लड़के की रिस्टवॉच पर एक सरसरी नजर दौड़ाई। घड़ी पर चमकता हुआ नंबर चीख चीख कर कह रहा था कि उसका पावर लेवल महज 1.2 था। ये देखकर क्विन को काफी हैरानी हुई, क्योंकि बुली करने वाला लड़का खुद अंदर से बेहद फिसडी और कमजोर था। आमतौर पर मिलिट्री स्कूल में इतने कम लेवल वाले लड़के किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। वो 1.2 लेवल का कचरा सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बना सकता था जिनका पावर लेवल खुद 1 हो, जैसे कि खुद क्विन या फिर पीटर। तभी अचानक जैसे ही उस लड़के का चेहरा दूसरी तरफ घूमा, क्विन के होश उड़ गए। दीवार के सहारे लगा वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका रूममेट पीटर था। शुरुआत में चेहरा छिपा होने की वजह से क्विन उसे पहचान नहीं पाया था। अब उसका खून खौलने लगा था। क्विन के दिमाग में एक जंग छिड़ गई कि उसे इस लफड़े में पड़ना चाहिए या नहीं। वो अपनी पूरी जिंदगी में बुलीज से सबसे ज्यादा नफरत करता था। उन्होंने उसका स्कूल लाइफ नर्क बना दिया था और वो जानता था कि बहुत जल्द वो खुद भी इनका टारगेट बनने वाला था। लेकिन इसके साथ ही क्विन इस वक्त धूप से दूर छाए में खड़ा था और अपनी असली ताकत को आजमाने के लिए बेताब था। उसे अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए एक परफेक्ट गिनिया पिग मिल चुका था। सामने खड़े उस छात्र ने पीटर को एक और जोरदार मुक्का मारने के लिए अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचा। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम उसे टकराया और सिर्फ एक मामूली सॉरी बोलकर निकल रहा है, वो चिल्लाया। ठीक उसी पल क्विन बेहद लापरवाही से चलते हुए आगे बढ़ा और उसने जानबूझकर लंगड़ाने का नाटक करते हुए उस लड़के को जोर से साइड से टक्कर मार दी। धड़ाम! इस अचानक हुए जोरदार धक्के की वजह से उस लड़के का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया और उसका वो हवा में लहराता हुआ मुक्का पीटर के चेहरे के पास से गुजरते हुए हवा में मिस हो गया। क्विन! पीटर ने सहमते हुए अपनी आंखें उठाई और अपने सामने रक्षक के रूप में खड़े क्विन को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। धत तेरी की, ये क्या बकवास है? किसकी मौत आई है जिसने मुझे धक्का दिया? उस लड़के ने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और गुस्से में आगबूला होकर पीछे मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही उस लड़के की नजरें सीधे क्विन की कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी, उसके चेहरे का वो गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक घिनौना ओवर कॉन्फिडेंट घमंड आ गया। ओहो, तो एक लेवल 1 का मामूली लावारिस कचरा मेरी राह का रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? वो लड़का ठहाका मारकर हंसा। मैं तो बस यही देखने का इंतजार कर रहा था कि तुम जैसे छोटे कीड़े को मेरे सामने आने में कितना समय लगता है, क्विन ने ठंडे स्वर में कहा। लगता है मैं खुद से लगाई शर्त हार गया। मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग कम से कम 2-3 दिन बाद आओगे। क्या कहा तूने? साले तेरी औकात ही क्या है जो तू मेरे सामने खड़े होकर ये फालतू बकवास कर रहा है? उस लड़के ने अपनी मुट्ठियां भींची। पीटर पीछे खड़ा होकर क्विन के लिए बुरी तरह डरने लगा था। वो जानता था कि टेस्ट साइट पर क्विन ने साफ कहा था कि उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, जबकि सामने खड़े इस बुली के पास कोई ना कोई जादुई शक्ति जरूर थी। पीटर ने सोचा कि अगर वे दोनों मिलकर लड़े तो शायद इस 1.2 लेवल के लड़के को हरा सकते हैं, लेकिन अंत में उसका पुराना अनाथ खौफ आड़े आ गया। वो पूरी जिंदगी सिर्फ मार खाता आया था, वो और दर्द नहीं सहना चाहता था। इस क्रूर और जालिम दुनिया का यही तो सबसे गंदा नियम था। शीर्ष पर बैठे सबसे ताकतवर लोग अपने से कमजोरों को कुचलते थे और वे बदले में अपने से भी नीचे वाले असहाय लोगों पर अपना गुस्सा निकालते थे। इस 1.2 लेवल के लड़के की जिंदगी में यह पहली बार था जब उसे अपने से कमजोर लेवल 1 के छात्र मिले थे। वो अपने अतीत के सारे अपमान और दर्द का बदला इन दोनों को तड़पाकर पूरा करना चाहता था, ताकि वो खुद को इस फूड चेन के सबसे निचले हिस्से में महसूस न करे। तभी क्विन ने बारीकी से नोटिस किया कि उस छात्र ने अपने दोनों हाथ चुपके से अपनी पीठ के पीछे छिपा रखे थे, मानो वो वहां किसी गुप्त शक्ति या हमले को तैयार कर रहा हो। और अगले ही सेकंड हवा में कौंधी उस परिचित नीली डिजिटल स्क्रीन ने क्विन के संदेह को पूरी तरह सच साबित कर दिया। चेतावनी, किसी शत्रुतापूर्ण एबिलिटी के इस्तेमाल का पता चला है। सिस्टम द्वारा कॉम्बैट मोड को सक्रिय किया जा रहा है। उसी अलर्ट के नीचे उसका पहला असली बैटल मिशन और उसका शानदार इनाम साफ साफ लिखा हुआ आ गया, जिसे देखकर क्विन का दिल बल्लियों उछल पड़ा। यह देखते ही क्विन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी, गहरी और डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक कौंध उठी। उसे अंततः अपनी मंजिल का रास्ता मिल चुका था। यही वो शॉर्टकट था जिसकी मदद से वो इस मिलिट्री एकेडमी में बिजली की रफ्तार से लेवल अप कर सकता था।
क्विन के सामने खड़ा वो छात्र अब भी संदेहास्पद तरीके से अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे छिपाए हुए था। सिस्टम की मदद के बिना भी क्विन साफ अंदाजा लगा सकता था कि वह अपनी एबिलिटी को छिपाने का नाटक कर रहा था। क्या हुआ भाई, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तुम्हारी हवा क्यों निकल गई? उस छात्र ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारी हवा तो पीछे तुम्हारे हाथों में ही कैद है, क्विन ने तुरंत करारा जवाब दिया। क्विन की यह बात सीधे उस लड़के के अहम पर जाकर लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम लेवल 1 के कचरों के सरदार, वह जोर से चिल्लाया और चीते की तरह तेजी से क्विन की तरफ झपटा। उसका हाथ हवा में लहरा रहा था। शुक्र था कि क्विन के रिफ्लेक्सेस कमाल के थे। उसने ऐन वक्त पर फुर्ती से अपना हाथ ऊपर उठाया और हमले को ब्लॉक करने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ हटा, लेकिन इसके बावजूद उस लड़के की उंगलियों ने क्विन के हाथ की स्किन को बुरी तरह चीर दिया। दर्द की एक तीखी लहर क्विन के बदन में दौड़ गई। ठीक उसी पल हवा में उसकी घटती हुई हेल्थ का वार्निंग मैसेज फ्लैश हुआ। चेतावनी, तुम्हारी एचपी कम हो रही है। क्विन ने तुरंत अपनी नजरें उस लड़के के हाथों पर टिकाई जो अब पूरी तरह से सामने आ चुके थे। उस लड़के के पास एक ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी थी जो सिर्फ उसकी हथेलियों तक ही सीमित थी। उसकी हथेलियां किसी जंगली जानवर के पंजे जैसी दिख रही थीं और उसके नाखून लोहे की तरह सख्त और धारदार हो चुके थे। यही वजह थी कि ब्लॉक करने के बावजूद वो क्विन की खाल उधेड़ने में कामयाब रहा था। तो इसका मतलब ये सिस्टम कह रहा है कि अगर मुझे इस तरह के 4 और हमले लगे तो मैं सीधे मौत के मुंह में पहुंच जाऊंगा। क्विन का दिमाग तेजी से कैलकुलेशन करने लगा। अचानक गलियारे का यह माहौल क्विन के लिए बेहद गंभीर हो गया। हाथ पर होने वाली वो जलन असली थी और यह कोई वीडियो गेम नहीं था। इस गेम जैसे इंटरफेस की वजह से वो अब तक इस लड़ाई को काफी हल्के में ले रहा था, पर हकीकत कुछ और थी। इससे पहले कि क्विन खुद को पूरी तरह संभाल पाता, वह लड़का अपने उन खूंखार पंजों के साथ दोबारा क्विन पर टूट पड़ा। उसने हवा में अपने राइट हैंड से एक जोरदार स्विंग मारा, लेकिन इस बार क्विन पूरी तरह मुस्तैद था। जैसे ही पंजा करीब आया वो तेजी से नीचे की तरफ झुका, डक, और उसने अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए एक करारा घूंसा सीधे उस लड़के के पेट के बीचों बीच दे मारा। धड़ाम! धत तेरे की, इस साले के घूंसे में इतनी भयानक ताकत कहां से आई? उस लड़के की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुक्का लगते ही उसका दम पूरी तरह से फूल चुका था। मगर वो लड़का भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दर्द में कराहते हुए भी अपनी बची कुची ताकत से क्विन की खुली पीठ पर पीछे से अपने पंजों से एक और जोरदार प्रहार कर दिया। चेतावनी, तुम्हारी एचपी खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। पीठ पर गहरी खरोंच लगते ही क्विन के बदन से खून की धार बह निकली। सिस्टम ने एक बार फिर रेड अलर्ट जारी किया। चुप रहो, मुझे अच्छी तरह दिख रहा है, क्विन गुस्से में सीधा चिल्लाया। उसका यह जवाब उस अनजान लड़के के लिए नहीं बल्कि उसके दिमाग में गूंजते सिस्टम के लिए था। क्विन ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर उस लड़के की दोनों टांगों को नीचे से दबोच लिया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए उसे हवा में उठा दिया और सीधा दीवार की तरफ दे मारा। बाउम! दीवार से टकराते ही वो लड़का चीख पड़ा। पीछे खड़ा पीटर यह खौफनाक नजारा देखकर अपनी जगह पर जम चुका था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। क्विन ने इसे इतनी आसानी से कैसे उठा लिया? पीटर ने हैरान होकर सोचा। वे दोनों दिखने में लगभग एक ही साइज के हैं, फिर भी उसने इसे खिलौने की तरह फेंक दिया। क्या इसके पास सचमुच कोई एबिलिटी नहीं है? लेकिन क्विन इतने पर ही रुकने वाला नहीं था। उसके लिए इन जैसे जालिमों को एक ऐसा सबक सिखाना बेहद जरूरी था ताकि वे दोबारा कभी किसी कमजोर पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सके। क्विन को इस पूरी एकेडमी को यह मैसेज देना था कि कोई भी भूलकर भी उससे पंगा न ले। वो जमीन पर पड़े उस लड़के के पास पहुंचा और उसने अपने पैर से उसके पेट पर पूरी ताकत से एक जानलेवा किक मारी। वह लात इतनी जोरदार थी कि उस लड़के का पूरा बदन जमीन पर तड़प उठा और उसके मुंह से खून का एक बड़ा सा फव्वारा निकलकर सीधे फर्श पर जा गिरा। हक! ठीक उसी पल हवा में उस डरावने माहौल को चीरती हुई एक चमचमाती हुई सुनहरी नीली बधाई की स्क्रीन प्रकट हो गई। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मिशन पूरा हुआ, तुमने अपनी पहली जंग जीत ली है। क्विन, क्या ये मर गया? पीटर ने डरते हुए कांपती आवाज में पूछा। वो जमीन पर पड़े उस अचेत लड़के को देख रहा था जो अब कोई हरकत नहीं कर रहा था। तभी जमीन पर पड़े उस लड़के के शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई और वो फिर से खून की उल्टियां करने लगा। क्विन ने राहत की सांस ली और कहा, नहीं, ये मरा नहीं है, लेकिन अगर इसने हम पर दोबारा हमला करने की सोची तो ये दुआ करेगा कि काश ये मर गया होता। सच तो यह था कि क्विन अंदर से काफी राहत महसूस कर रहा था। वो नहीं जानता था कि इस एकेडमी में किसी छात्र को जान से मारने की क्या सजा मिलती है, भले ही उसने आत्मरक्षा में ही ऐसा क्यों न किया हो। वह इतनी कम उम्र में अपने कंधों पर किसी की मौत का बोझ लेकर नहीं जीना चाहता था, इसलिए वो खुश था कि सिस्टम ने उस लड़के को जान से मारे बिना ही उसे पूरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स EXP सौंप दिए थे। टिंग! तभी मुख्य स्क्रीन के ठीक नीचे एक और नया चमकदार अतिरिक्त नोटिफिकेशन बॉक्स फ्लैश हुआ जिसने क्विन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। अतिरिक्त मिशन रिवॉर्ड, तुमने एक नया हुनर अनलॉक कर लिया है। ये देखते ही क्विन के पूरे बदन में एक्साइटमेंट और खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। आखिरकार उसे इस रहस्यमय सिस्टम से अपना पहला जादुई स्किल मिल चुका था। क्विन मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि शायद इस नए स्किल की मदद से वो ये पता लगा पाएगा कि उसकी असली कोर एबिलिटी क्या है। हालांकि इस हुनर का नाम सुनने में कुछ खास प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा था। इंस्पेक्ट, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये स्किल मुझे मेरे दुश्मनों और विरोधियों की कमजोरियों और ताकतों के बारे में बताएगा? उसने सोचते हुए अपनी नजरें घुमाई। क्विन ने बिना कोई वक्त गंवाए अपनी इस नई ताकत का टेस्ट लेने का फैसला किया। उसने सीधे पीटर की तरफ देखा। अब समस्या ये थी कि उसे इस स्किल को एक्टिवेट करने का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपने दिमाग में गहराई से उस शब्द इंस्पेक्ट के बारे में सोचा, वो जादुई हुनर अपने आप एक्टिवेट हो गया। पलक झपकते ही पीटर के शरीर के ठीक बगल में एक पारदर्शी स्क्रीन हवा में तैरने लगी। सिस्टम ने पीटर की पूरी कुंडली क्विन के सामने खोलकर रख दी थी। क्विन ने उस स्क्रीन पर दी गई जानकारियों को बहुत ध्यान से देखा। नीचे की कुछ लाइनें पूरी तरह से छिपी हुई थीं और वहां सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स बने हुए थे। क्विन समझ गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके स्किल का लेवल अभी सिर्फ 1 था। लेकिन इसके बावजूद जो भी जानकारी उसे मिली थी वो किसी भी लड़ाई के लिए बेहद लाजवाब और काम की चीज थी। यह साफ बता रहा था कि सामने वाले के पास कौन सी एबिलिटी है और उसकी करंट हेल्थ HP कितनी बची है। हालांकि उस पूरी प्रोफाइल में एक ऐसी अजीब बात दर्ज थी जिसने क्विन को पूरी तरह उलझन में डाल दिया था, और वो था पीटर का ब्लड ग्रुप यानी ब्लड टाइप A+। क्विन को यह बात बहुत अजीब लगी कि एक जादुई गेमिंग सिस्टम किसी इंसान के ब्लड ग्रुप जैसी इतनी मामूली और मेडिकल चीज की जानकारी उसे क्यों दे रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर ये डेटा भविष्य में उसके किस काम आने वाला था। अपनी उलझन को दूर करने के लिए क्विन तुरंत जमीन पर दर्द से कराह रहे उस दूसरे छात्र के पास गया और उसने अपनी आंखों से उस पर भी अपना इंस्पेक्ट स्किल इस्तेमाल कर दिया। अगले ही पल उस घायल दबंग लड़के की पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होने लगी। कायल का स्टेटस चेक करने के बाद क्विन को सिस्टम के बारे में कुछ नई बातें सीखने को मिली। पहली बात तो यह कि सेक्शन सिर्फ ताकत की मुख्य श्रेणी बताता था, जैसे कि यहाँ सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा था। इस दुनिया में हजारों तरह की अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन पावर्स मौजूद थी, इसलिए लेवल 1 का यह स्किल ठीक उस जानवर का नाम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था जिसके पंजे कायल के पास थे। दूसरी सबसे बड़ी बात उसकी बची हुई हेल्थ थी। ऐसा लग रहा था कि इस मिशन में जीत हासिल करने के लिए क्विन को सिर्फ उस लड़के की HP को ही स्कैन पर लाना था, लेकिन वो अब भी नहीं जानता था कि क्या 0 HP का मतलब साक्षात मौत होता है या सिर्फ बेहोशी। लेकिन जैसे ही क्विन कायल की इस पूरी प्रोफाइल को पढ़कर हटने वाला था, ठीक उसी पल उसके दिमाग में बिजली की कड़क के साथ एक और नया डरावना सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। विशेष वैकल्पिक मिशन, तुम्हें एक नया ऑप्शनल क्वेस्ट सौंपा जाता है। क्या बकवास है? क्या यह सिस्टम पूरी तरह से पागल हो चुका है क्या? स्क्रीन पर लिखे उन शब्दों को पढ़ते ही क्विन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा बदन खौफ से कांप उठा। भले ही यह मिशन उसे इनाम के तौर पर एक कीमती स्टैट पॉइंट दे रहा था जिससे उसकी ताकत हमेशा के लिए बढ़ सकती थी, लेकिन किसी भी हाल में वो किसी जीते जागते इंसान का खून नहीं पी सकता था। इस घिनौने विचार से ही उसका जी मिचलाने लगा।
लेकिन तभी महज एक छोटे से सेकंड के लिए क्विन की नजरें नीचे फर्श की तरफ गईं, जहां कायल के मुंह से निकला हुआ गाढ़ा ताजा सुर्ख खून बिखरा पड़ा था। वो खून धूप से दूर गलियारे के साए में चमक रहा था। शायद सिर्फ एक छोटी सी बूंद छकने से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं क्विन, तुम पूरी तरह बौरा गए हो। अपना मानसिक संतुलन मत खो, ये बकवास बंद करो। उसने खुद को अंदर से डांटते हुए अपना सिर झटका। चलो पीटर, यहाँ से तुरंत निकलो। क्विन ने अपनी कांपती आवाज को छुपाते हुए भारी स्वर में कहा और तेजी से आगे बढ़ गया, मानो वो उस खून के प्यासे साए से दूर भागना चाहता हो। वे दोनों चुपचाप उस लंबे गलियारे से गुजर रहे थे, लेकिन तभी चलते चलते पीटर ने नोटिस किया कि क्विन बार बार अपना सिर पीछे घुमाकर फर्श पर पड़े कायल की तरफ देख रहा था। पीटर ने जब क्विन को इस तरह बार बार पीछे मुड़कर देखते पाया तो उसके दिल में क्विन के प्रति इज्जत और बढ़ गई। क्विन सचमुच कितना भला और दयालु लड़का है। मारने के बाद भी उसे उस बुली की इतनी फिक्र हो रही है। पीटर ने मन ही मन सोचते हुए एक प्यारी मुस्कान बिखेरी। लेकिन उस नादान पीटर को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि क्विन की भूखी आंखें उस तड़पते हुए लड़के कायल को नहीं देख रही थीं, बल्कि उसकी नजरें फर्श पर पड़े उस ताजा सुर्ख इंसानी खून के तालाब पर टिकी हुई थीं, जिसे छकने की एक आदिम डरावनी तलब उसके अंदर धीरे धीरे जन्म ले रही थी। जैसे जैसे वे दोनों उस सुनसान गलियारे में आगे बढ़ते जा रहे थे, क्विन को अचानक अपने पूरे शरीर के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा और हरकत महसूस होने लगी। हे क्विन, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? मुझे पक्का यकीन है कि इस एकेडमी के मेडिकल रूम में कोई ना कोई हीलर जरूर होगा जो तुम्हारे इस घाव को तुरंत ठीक कर देगा। पीटर ने उसके लहूलुहान हाथ को देखते हुए फिक्र से कहा। हाँ थैंक्स भाई, मैं अभी सीधा वहीं जा रहा हूँ। क्विन ने अपनी तेज होती धड़कनों को काबू में करते हुए जवाब दिया। तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। कल स्कूल का पहला असली दिन है और काफी भागदौड़ होगी, तो तुम सीधा डॉर्म्स में जाकर आराम करो। भले ही पीटर अंदर से क्विन के लिए बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद भी उस डरावने गलियारे में अब एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था, जहाँ कोई भी दूसरा ताकतवर छात्र उसे इस हालत में देख सकता था। क्विन साफ देख सकता था कि पीटर आगे क्या करे, इस उलझन में फंसा था। उसने पीटर का हौसला बढ़ाते हुए कहा, देखो बिल्कुल चिंता मत करो, वार्डन बस अभी टॉयलेट गया है, वो किसी भी सेकंड यहाँ आता ही होगा। तुम सीधे कमरे पर निकलो। क्विन की बात सुनते ही पीटर ने बिना कोई वक्त गंवाए वहां से तेजी से कदम बढ़ा दिए। वह अपनी रिस्टवॉच को कसकर छुपाते हुए डॉर्म्स की तरफ भाग खड़ा हुआ। वो किसी भी कीमत पर दोबारा किसी मुसीबत का शिकार नहीं बनना चाहता था। दूसरी तरफ पीटर की नजरों से ओझल होते ही क्विन ने राहत की सांस ली और बिना एक सेकंड की भी देरी किए वो पास ही बने लड़कों के वॉशरूम की तरफ तेजी से लपका। जैसे ही वो टॉयलेट के अंदर दाखिल हुआ, उसने तुरंत वॉश बेसिन के सामने लगे बड़े से शीशे के करीब जाकर अपने उस जख्मी हाथ को देखा, जहां कायल के नुकीले बाग जैसे पंजों ने गहरी खरोंचें मारी थीं। शीशे में देखते ही क्विन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखें साफ देख सकती थीं कि उसका वो गहरा घाव अपने आप धीरे धीरे हील हो रहा था। भले ही यह हीलिंग प्रोसेस देखने में थोड़ा सा धीमा लग रहा था, लेकिन हकीकत में एक सामान्य इंसान की तुलना में यह बिजली की रफ्तार जैसा था। अपनी आंखों के सामने त्वचा को इस तरह जुड़ते देखना एक अविश्वसनीय और जादुई नजारा था। क्विन को पीटर से बात करते वक्त ही अपने शरीर के भीतर इस अजीबोगरीब बदलाव का एहसास हो चुका था। यही वजह थी कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पीटर को वहां से भगा रहा था, ताकि वो अकेला रह सके। अगर गलती से भी पीटर ने अपनी आंखों के सामने इस तरह किसी के घाव को बिना किसी दवा या हीलर के सेकंड्स में भरते देख लिया होता, तो इसमें रत्ती भर का भी शक नहीं था कि वो क्विन को कोई खतरनाक एबिलिटी यूजर समझ बैठता। क्विन ने कुछ मिनट और इंतजार किया, जब तक कि उसकी रीढ़ का वो अजीब खिंचाव पूरी तरह शांत नहीं हो गया। इसके बाद उसने मन ही मन कमांड देकर अपनी स्टेटस स्क्रीन को हवा में ऑन किया। जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, घाव के पूरी तरह भरते ही उसकी हेल्थ की संख्या भी धीरे धीरे वापस अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसकी पीठ पर लगी वो भयानक खरोंच और हाथ का जख्म अब पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अब केवल उसकी फटी हुई शर्ट के चीथड़े ही इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कुछ मिनट पहले कोई खूनी खेल खेला गया था। सिस्टम ने उसके पूरी तरह स्वस्थ होने का कंफर्मेशन दिया, लेकिन उसी के साथ एक और नया अजीब संदेश उसकी स्क्रीन पर कौंध गया। जैसे ही वे दो संदेश क्विन की आंखों के सामने आए, ठीक उसी पल उसके पेट के भीतर अचानक एक भयानक और गहरी भूख की तड़प जाग उठी, जिसने उसकी आंतों को मरोड़ कर रख दिया। तो क्या इसका सीधा मतलब यह है कि यह सिस्टम मेरे जख्मों को हील करने के लिए मेरे शरीर के भीतर मौजूद खाने की एनर्जी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है? खैर, ये लॉजिकल भी है। हीलिंग के लिए ऊर्जा कहीं से तो आएगी ही। क्विन ने सोचते हुए अपनी शर्ट को ठीक किया। फिलहाल उसके पेट में होने वाला वो दर्द बहुत मामूली था। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास था मानो उसने सुबह का नाश्ता स्किप कर दिया हो। उसने तय किया कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो कैंटीन से एक त्वरित बाइट लेकर अपनी भूख शांत कर लेगा। लेकिन अपने डॉर्म्स के कमरे में वापस लौटने से पहले क्विन के दिमाग में एक आखिरी काम बचा था, जिसे वो आज ही के दिन पूरा करने के लिए बेताब था, और वो था एकेडमी का वो विशाल ट्रेनिंग रूम। काफी रात हो चुकी थी और सभी छात्रों को सुबह बहुत जल्दी उठकर अपनी क्लासेस के लिए निकलना था, इसीलिए ज्यादातर कैडेट्स कब के अपने अपने कमरों में लौट चुके थे। क्विन के लिए बिना किसी की नजर में आए ट्रेनिंग रूम जाने का यह सबसे परफेक्ट और इकलौता मौका था। चलते चलते आखिरकार क्विन एकेडमी के मुख्य ट्रेनिंग सेंटर के विशालकाय ऑटोमेटिक दरवाजों के सामने पहुंच गया। वह बिल्डिंग बाहर से किसी विशाल अंडाकार गुंबद ओवल डोम जैसी दिखती थी, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा खाली स्पेस था। उस हॉल के किनारों पर अत्याधुनिक मिलिट्री इंजीनियरिंग और एडवांस उपकरणों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं, जो अंधेरे में हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थीं। वहाँ भारी मेका रोबोट्स, उड़ने वाले शूटिंग टारगेट्स और ऐसी हजारों रहस्यमयी मशीनें खड़ी थीं, जिनके काम करने के तरीके के बारे में क्विन को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। लेकिन क्विन को जिस चीज की सबसे ज्यादा तलाश थी, वो थी पावर लेवल टेस्टिंग इक्विपमेंट। ट्रेनिंग सेंटर के उस खास कोने में बिल्कुल वैसी ही मशीनें लगी हुई थीं, जैसी जेन ने उस बंजर रेगिस्तान में टेस्ट के दौरान इस्तेमाल की थी। जब क्विन अंदर दाखिल हुआ तो जैसा उसने सोचा था, पूरा हॉल इंसानों से पूरी तरह खाली और सुनसान पड़ा था। क्विन बाकी एडवांस गैजेट्स को दरकिनार करते हुए सीधा उस भारी ड्रम जैसी दिखने वाली मशीन के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया, जो किसी भी योद्धा की शारीरिक स्ट्रेंथ को डिजिटल नंबर्स में मापने का काम करती थी। लेकिन क्विन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उस सुनसान हॉल में वो अकेला नहीं था। लैला भी देर रात इसी ट्रेनिंग रूम में आई हुई थी। क्विन के आने से पहले वो अपनी तीरंदाजी के हुनर को निखारने के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रही थी। जब भी लैला अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस या परेशान होती थी, तो वो रात के सन्नाटे में आकर अकेले अभ्यास करना पसंद करती थी। कल सुबह होने वाले स्कूल के पहले दिन को लेकर उसके मन में एक अजीब सा खौफ और चिंता बैठी हुई थी, जिसके कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक मुख्य द्वारों के खुलने की यांत्रिक आवाज गूंजी। अपनी बेहद शर्मीली और संकोची आदत के कारण लैला तुरंत घबराकर पास ही खड़े एक विशालकाय रोबोट के पिछले हिस्से में छिप गई। उसने देखा कि वो लड़का सीधा उसी की दिशा में आगे बढ़ रहा था। अरे, क्या यह वही लड़का नहीं है जिसके साथ मैंने आज दोपहर को एबिलिटी लेवल टेस्ट दिया था? अगर मुझे ठीक से याद है तो इसने साफ कहा था कि इसके पास कोई शक्ति नहीं है। लैला ने मन ही मन सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। लैला ने अपनी सांसें रोक ली और रोबोट की आड़ से चुपचाप क्विन की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखने लगी। उधर क्विन मशीन के सामने खड़ा हुआ और उसने हवा में अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। चलो देखते हैं कि बिना किसी रुकावट के मेरी असली ताकत कितनी है, क्विन ने खुद से कहा। उसने अपने पूरे पैर की ताकत को कमर से घुमाते हुए अपने मुक्के को पूरी ताकत से उस ड्रम के सेंटर पर दे मारा। धड़ाम! इस मुक्का लगते ही उस भारी मशीन का पूरा मेटालिक ढांचा थरथरा उठा। मशीन के ऊपरी हिस्से पर लगी डिजिटल स्क्रीन तुरंत एक्टिवेट हो गई और उस पर लिखे नंबर्स पागलों की तरह ऊपर भागने लगे, जब तक कि वे एक जगह स्थिर नहीं हो गए। वहां बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ आ गया 10,
तो इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सटीक और सही था। क्विन ने अपने मुक्के को रगड़ते हुए एक गहरी और संतोषजनक मुस्कान बिखेरी। दोपहर के टेस्ट रिजल्ट्स को देखने के बाद क्विन ने एक थ्योरी बनाई थी कि उसके इस जादुई सिस्टम की स्टेटस स्क्रीन पर दिखने वाले स्टैट्स सीधे मिलिट्री की इन आधुनिक मशीनों के स्कोर से मैच करते हैं। भले ही वो सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन आज उसने खुद अपनी आंखों से उसका सबूत देख लिया था। दूसरी तरफ रोबोट के पीछे छिपी लैला जैसे ही स्क्रीन पर चमकता हुआ वो नंबर 10 देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें खौफ और हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। 10? लेकिन दोपहर के टेस्ट में तो इसका स्कोर सिर्फ 5 आया था ना। क्या क्या ये लड़का शुरू से अपनी असली ताकत को पूरी मिलिट्री के सामने छुपा रहा था? इस साले का स्कोर तो मेरी खुद की ताकत से भी कहीं ज्यादा हाई है। लैला का दिमाग चकराने लगा। लैला के मन में इस रहस्यमयी और शांत दिखने वाले छात्र के प्रति एक जबरदस्त जिज्ञासा जाग उठी। उसने वहां से हटने के बजाय अपनी जगह पर डटे रहकर आगे का तमाशा देखने का फैसला किया। क्विन इसके बाद सीधा उस होलोग्राफिक स्पाइक मशीन की तरफ बढ़ा जो एजिलिटी मापने का काम करती थी। दोपहर के टेस्ट में धूप के ड्रॉबैक की वजह से वो महज 10 सेकंड ही टिक पाया था, जिसके बाद मशीन की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। अगर उसकी बनाई हुई थ्योरी 100% सच थी, तो अब जबकि साये में आने की वजह से उसके स्टैट्स दोबारा सामान्य हो चुके थे और आधे होने की पाबंदी से आजाद थे, उसे इस मशीन के सामने कम से कम 20 सेकंड तक टिकना चाहिए था। क्विन ने टेस्ट को स्टार्ट किया। अगले ही पल मशीन से बिजली की रफ्तार से नुकीले होलोग्राफिक स्पाइक्स उसकी तरफ शूट होने लगे। लेकिन इस बार छाये में खड़े क्विन की फुर्ती किसी जंगली तेंदुए जैसी थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के हर एक आते हुए वार को हवा में ही चकमा दे रहा था। आखिरकार जब मशीन अपनी चरम रफ्तार पर पहुंची और एक स्पाइक उसकी बॉडी से टच हुआ, तो टाइमर तुरंत रुक गया। स्क्रीन पर लिखा समय था पूरे 20 सेकंड। चलो, अब पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मेरी थ्योरी बिल्कुल सच है। क्विन ने राहत की सांस लेते हुए मशीन को ऑन ऑफ किया। अपने मन मुताबिक सारे रिजल्ट्स को कंफर्म करने के बाद अब क्विन के लिए इस खाली ट्रेनिंग हॉल में रुकने की कोई और वजह नहीं बची थी। उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप पैर पटकते हुए वापस अपने डॉर्म्स के कमरे की तरफ निकल पड़ा, ताकि वो कल की जंग के लिए तैयार हो सके। मगर उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे कोने में छिपी वो तीरंदाज लड़की लैला शुरू से लेकर आखिर तक उसकी इस अविश्वसनीय और गुप्त ट्रेनिंग का साक्षात गवाह बनी हुई थी। वह किसी भी हाल में इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि कोई छात्र पूरे मिलिट्री स्कूल के सामने जानबूझकर खुद को एक लाचार कमजोर लेवल 1 का कचरा दिखाने की कोशिश क्यों करेगा। इस एकेडमी में लो पावर लेवल होने का सीधा मतलब था साक्षात नर्क भुगतना। क्विन की इस रहस्यमयी और विरोधाभासी सच्चाई को देखकर लैला के होठों पर एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लिया था। तुम सचमुच बहुत अनोखे हो क्विन टैलन, उसने बुदबुदाते हुए सोचा। उसने तय कर लिया था कि कल से वो इस लड़के की हर एक हरकत पर अपनी पैनी नजर रखेगी। अगली सुबह ठीक 8 बजे डॉर्म्स के कमरों में एक कर्कश और कान फोड़ने वाले अलार्म की आवाज गूंज उठी। यह मिलिट्री एकेडमी का वेकअप कॉल था, जिसका मतलब था कि सभी छात्रों को तुरंत उठना है, तैयार होना है और ब्रेकफास्ट के लिए कैंटीन की तरफ बढ़ना है। क्विन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, ठीक उसकी आंखों के आगे तैरते हुए एक बेहद खूबसूरत और सुखद सरप्राइज ने उसका स्वागत किया। बधाई हो, तुम्हारा दैनिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। सिस्टम का डेली क्वेस्ट ठीक आधी रात को रीसेट हो गया था और क्विन लगातार 8 घंटे की गहरी नींद लेने में कामयाब रहा था, जिसकी वजह से उसे बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत के सीधे 5 EXP का मुफ्त बोनस मिल गया था। मगर तभी उसके पेट के भीतर से एक बहुत ही जोरदार मरोड़ और गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। मुझे आज आम दिनों से कहीं ज्यादा भयानक भूख लग रही है। शायद कल रात की उस लड़ाई में मेरे बदन की बहुत ज्यादा एनर्जी हीलिंग में खर्च हो गई थी। उसने सोचते हुए कैंटीन का रुख किया। मिलिट्री स्कूल की वो मुख्य कैंटीन एक बहुत बड़ा और विशाल हॉल था, लेकिन वो पूरी तरह से सादा और बेरंग था। सच तो यह था कि पूरा स्कूल ही सफेद दीवारों और बिना किसी तस्वीरों के एकदम फीका दिखता था। यह उस नए युग की मॉडर्न, क्लीन और मिनिमलिस्टिक डिजाइन थी जिसे पूरी दुनिया ने अपना लिया था। कैंटीन के भीतर बड़ी बड़ी टेबल लगी हुई थी, जिनके दोनों तरफ 3-3 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन कदम रखते ही क्विन ने वहां एक बेहद कड़वा नजारा देखा। कैंटीन में बैठने के लिए कोई फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, जिसका सीधा मतलब था कि छात्र जहां चाहे वहां बैठ सकते थे। और इसी आजादी ने एकेडमी के भीतर एक बहुत बड़ी सामाजिक दरार डिवाइड्स को जन्म दे दिया था। कमजोर और लो लेवल के छात्र सिर्फ अपने जैसे ही दबे कुचले छात्रों के साथ दुबक कर बैठे थे, जबकि हाई लेवल के घमंडी एलीट्स ने अपने VIP ग्रुप्स बना रखे थे। ताकत का वो पुराना भेदभाव यहाँ खाने की टेबल पर भी साफ दिख रहा था। जब क्विन, पीटर और वार्डन खाने की कतार में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक छात्र काफी लेट होने के बावजूद बड़े ठाठ से सीधे आगे बढ़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कतार में लगे बाकी छात्रों को पीछे धकेला और सबसे आगे जाकर कट इन कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि पूरी लाइन में से एक भी सिंगल स्टूडेंट ने उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की, और उसकी वजह बेहद सादा और खौफनाक थी। उसकी कलाई पर चमकने वाला पावर लेवल उन सबसे कहीं ज्यादा हाई था। क्विन को मिलिट्री की ये बदतमीजी और दादागिरी अंदर से बेहद नापसंद थी, लेकिन इस वक्त वो चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार उन तीनों को अपना खाना मिल गया और वे हाथ में ट्रे थामे बैठने के लिए किसी खाली जगह की तलाश करने लगे। क्यों ना हम सब चलकर उस तरफ बैठें, वार्डन ने हॉल के एक एकदम सुनसान कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या तुम सचमुच श्योर हो वार्डन? पीटर ने सहमते हुए पूछा। वो पूरा इलाका सिर्फ लेवल 1 के कचरों का है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ बैठने के लिए मजबूर नहीं हो। क्यों क्विन, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, पीटर सही कह रहा है। तुम्हें हमारे चक्कर में खुद पर कोई प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। क्विन ने भी न्यूट्रल स्वर में हामी भरी। तुम दोनों ये क्या बकवास और फालतू बातें कर रहे हो? हम सब दोस्त हैं और मुझे इस एकेडमी के इस घटिया और बकवास पावर लेवल हायरार्की की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, वार्डन ने चिढ़कर कहा। वे तीनों जाकर उस कोने की टेबल पर बैठ गए। धीरे धीरे पूरी कैंटीन छात्रों से खचाखच भर गई, लेकिन पूरे हॉल में से एक भी सिंगल स्टूडेंट ने भूल कर भी उनकी टेबल पर आकर बैठने की जरूरत नहीं की। और इस अछूत बर्ताव के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, वे सब वार्डन से बुरी तरह खौफ खाते थे। लो लेवल के छात्र दूर से ही वार्डन की कलाई पर चमकता हुआ वो गॉटियर नंबर देख सकते थे, और वे किसी भी तरह के अनचाहे लफड़े से बचने के लिए उस टेबल से कोसों दूर भाग रहे थे। जैसे ही खाना टेबल पर रखा गया, क्विन ने बिना कोई लाज शर्म के पागलों की तरह उस पर धावा बोल दिया। वह अपनी प्लेट की हर एक चीज को ऐसे निगल रहा था मानो सदियों का भूखा हो, यहाँ तक कि उन सब्जियों को भी जिन्हें वो नापसंद करता था। हे पीटर, अगर तुम अपनी प्लेट का वो हिस्सा नहीं खाने वाले हो तो क्या मैं उसे ले सकता हूँ? क्विन ने हाँफते हुए बीच में ही पूछा। हाँ जरूर, तुम पूरा रख लो। पीटर ने हैरान होकर अपनी ट्रे उसकी तरफ खिसका दी। क्विन ने न सिर्फ अपनी पूरी प्लेट साफ की, बल्कि उसने पीटर और वार्डन का छोड़ा हुआ सारा खाना भी पलक झपकते ही साफ कर दिया। इसके साथ ही उसने कैंटीन काउंटर से पानी की पूरी 8 बोतलें उठा ली थी, क्योंकि वो अपनी क्वेस्ट पूरी करना चाहता था। उसने पिछली बार नोटिस किया था कि धूप में जाने पर उसका बदन जरूरत से ज्यादा पसीना छोड़ता था, और पहले से पानी पीकर रखने की वजह से उसे डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था। अगर मिलिट्री वाले उन्हें आज फिर धूप में ले जाते तो यह पानी उसके लिए जीवन दान साबित होता। भाई साहब, मानने पड़ेगा क्विन, तुम दिखने में तो इतने दुबले पतले सुकड़े जैसे हो, लेकिन तुमने अकेले शेर की तरह इतना सारा खाना कैसे ठूस लिया? वार्डन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए मजाक उड़ाया। भले ही क्विन ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खाना खा लिया था, लेकिन न जाने क्यों उसके पेट के गहरे कोने में अब भी एक हल्की सी भूखी तड़प बची हुई थी, जो पूरी तरह शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। शुक्र था कि वो दर्द बर्दाश्त के काबिल था। टिंग, तभी हवा में एक बार फिर नीली डिजिटल नोटिफिकेशन स्क्रीन चमकी, जिसने उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि बिखेर दी। दैनिक कार्य पूरा हुआ, तुमने 2 लीटर पानी पीने का टास्क पूरा कर लिया है।
क्विन अब अपने अगले लेवल अप की जादुई मंजिल से महज 20 EXP पॉइंट्स दूर था। वो ये देखने के लिए बेताब था कि लेवल 2 पर पहुंचते ही सिस्टम उसे क्या नए फायदे और पावर्स देता है। तभी उसे याद आया कि कल उसे एक नया स्किल मिला था। उसने बिना कोई आहट किए मन ही मन कमांड दी और अपनी आंखों के सामने वार्डन पर सीधे इंस्पेक्ट स्किल को एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल हवा में वार्डन की पूरी गुप्त कॉम्बैट प्रोफाइल खुलकर तैरने लगी। वहां लिखे डेटा को पढ़ते ही क्विन के दिमाग के सारे पुर्जे हिल गए। वह अपनी जगह पर पूरी तरह सन्न रह गया। अविश्वसनीय रूप से सिस्टम साफ साफ कह रहा था कि इस वक्त वार्डन के पास कोई भी एबिलिटी यानी थी। हे वार्डन, क्या तुम इस वक्त भी एरन की वो आइस पावर्स इस्तेमाल करने की ताकत रखते हो? क्विन ने अपनी उलझन दूर करने के लिए अचानक सीधे सवाल पूछ लिया। अरे वाह क्विन, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतने ज्यादा बेताब रहते हो। वार्डन ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया।